नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको एमए फाइनल के सेकंड पेपर भारतीय समाज के परिदृश्य के प्रथम यूनिट का टॉपिक भारतीय सामाजिक संरचना के समकालीन लक्षणों के बारे में बता रही हूँ। परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं विकसित हो गईं। परंपरागत भारतीय समाज के इन्हीं लक्षणों का उल्लेख हमने पहले भी किया है। यद्यपि समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक लक्षण परंपरागत संरचना के किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं, तथापि इसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं भी हैं। वस्तुतः समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना काफ़ी सीमा तक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का प्रतिफल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों से भी समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में कुछ नवीन लक्षण विकसित हुए हैं। समकालीन भारतीय समाज एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो अपनी परंपराओं की सीमाओं के अंतर्गत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बार फिर भारतीय अध्यात्मवाद एवं पश्चिमी भौतिकवाद के समन्वय का प्रयोग भारतीय भूमि पर गठित हो रहा है। इसकी सफलता न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वरन सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक भौतिकवाद उस जगह पहुंच गया है जहां विनाश की शक्ति भी अपने चरम पर है। मानव जाति की सुरक्षा अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के स्वस्थ संतुलन में ही निहित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई है। समकालीन भारतीय समाज मौलिक परिवर्तनों की चुनौती से गुजर रहा है। एक श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था जो विषमता और अक्षमता पर आधारित रही है को समता पर आधारित समाज के रूप में बदलने का कठिन व्रत भारतीय समाज ने लिया है। संभवतः संक्रांति काल से उत्पन्न मूल्यों का संघर्ष एवं संभ्रांति अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। हमारे समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं वे निम्नलिखित है। सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिकीकरण अथवा धर्मनिरपेक्षीकरण। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय परंपरागत रूप से धर्म की प्रधानता वाला देश रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक कुरीतियों जो कि धार्मिक विचारों से संबंधित थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, मानव बलि, कन्यावध, विधवा पुनर्विवाह का निषेध आदि को समाप्त करने के लिए धार्मिक मान्यताओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही राजनीतिक जागरूकता तथा विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व के कारण भारत में लौकिकीकरण की शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया तभी से समाज में निरंतर होती चली आ रही है। भारत में लौकिकीकरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम, सभी धर्मों की समानता के लिए, और दूसरा, इसमें निहित विभेदीकरण की प्रक्रिया के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा नैतिक
एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सचेत हो जाते हैं। चर्च एवं राज्य में अंतर तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की भारतीय अवधारणा दोनों में ही ऐसे विभेदीकरण के अस्तित्व की स्वीकृति निहित है। लौकिकरण के परिणाम स्वरूप भारत में तार्किकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। लौकिकीकरण में बुद्धिवाद अथवा विवेकशीलता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक घटना की व्याख्या तर्क एवं कार्य कारण संबंधों के आधार पर की जाती है। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का स्थान तार्किकता ले लेती है। बुद्धिवाद का लक्ष्य सामाजिक व्यवहारों को तर्क व बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार नियमित करना एवं तर्कहीन बातों को समाप्त करना है। लौकिकीकरण में यह मान्यता भी निहित है कि व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात उसे किसी भी धर्म को अपनाने की एवं किसी भी धार्मिक संस्था का सदस्य होने की स्वतंत्रता है। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार के दृष्टिकोण ने भी भारतीय सामाजिक संरचना को एक नवीन रूप प्रदान किया। दूसरा इसका लक्षण है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की दूसरी विशेषता है। इस प्रक्रिया का आरंभ ब्रिटेन के साथ हमारे संपर्कों का परिणाम है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय की प्रक्रिया लगभग एक शताब्दी तक चलती रही। स्वाभाविक था कि वे अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए और फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीकी और संरचनाओं का भारतीय धरा पर आरोपण करते। वही हुआ भी। उत्पादन में नई मशीनी तकनीकी, व्यापार की नई बाजार प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों का विकास, कर्मचारी तंत्र पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, औपचारिक और लिखित कानून की स्थापना, आधुनिक सैन्य संगठन, संगठित व प्रशिक्षित पृथक न्याय व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था वे महत्वपूर्ण कदम हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण के लिए और आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की। सच है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का उद्देश्य भारतीय समाज को उन्नत और आधुनिक बनाना नहीं था। वे तो ये सब उपाय अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं से अपने को तटस्थ रखा और उनमें कम से कम हस्तक्षेप किया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता दो समानांतर धाराओं के रूप में विद्यमान थी और जिनमें परस्पर सामंजस्य न होने पाने के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेजों की इच्छा तथा आशा के विपरीत शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के नए अवसरों ने भारतीय समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को जन्म दिया जो अपने समाज की दीन दशा पर विचार करने के लिए बाध्य हो गया। इसी वर्ग के नेतृत्व में भारत में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रानाडे, तिलक, गांधी आदि इसी आंदोलन से जुड़े कुछ अग्रणी नाम हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, नारी अशिक्षा, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया और भारतीय इतिहास की उपलब्धियों को जनता के सम्मुख और विश्व के सम्मुख उजागर करने का प्रयास भी किया गया। आज़ादी के बाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया योजनाबद्ध और तीव्र गति से हुई है। जिसने परिवर्तन इन लगभग पिछले 55 वर्षों में हुए हैं, उतने परिवर्तन संभवतः 5 शताब्दियों में भी नहीं हुए थे। भारतीय संविधान बनाकर और उसे व्यवहार में क्रियान्वित कर भारत ने सर्वप्रथम राजनीतिक आधुनिकीकरण किया। भारतीय जनमानस में कहाँ तक राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रवेश कर सका, यह एक वाद विवाद का विषय है।
भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति एवं प्रथाओं की विविधताओं से भरा समाज आधुनिकीकरण के कुछ सामान्य लक्षणों की ओर उन्मुख हुआ है। भारत ने यद्यपि पश्चिम को अपना प्रेरणा स्रोत माना है, परंतु आधुनिकीकरण का अपना एक अलग और विशिष्ट मॉडल भी अपनाया है। प्रमुख मूल्य उन्मेष इस प्रकार हैं: समाजवाद, लौकिकवाद, उद्योगवाद, प्रजातंत्र, समतावाद एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकार। इनमें से अधिकांश मूल्य धर्म और जाति पर आधारित परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के विपरीत हैं। इसलिए भारतीय समाज में मूल्य संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है और अनेक विघटनकारी शक्तियों ने सिर उठा रखा है। आधुनिकीकरण का उपयुक्त मॉडल राजनीतिक प्रशासनिक है। राजनेताओं द्वारा इसका प्रारूप और प्रमुख नीतियां निर्धारित की गई। उनके क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व प्रशासकों का पर है। सिद्धांत के रूप में जन सहभागिता को आधुनिकीकरण का प्रमुख अंग माना गया है, परंतु व्यवहार में जन सहभागिता को प्राथमिकता देने की उपेक्षा होती रही है। शिक्षा को आधुनिकीकरण की एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश राज के दौरान शिक्षा सरकारी नौकरी पाने का सहज साधन बन गई थी, इसलिए उसके साथ उधरगामी सामाजिक गतिशीलता का जुड़ पाना स्वाभाविक था। स्वतंत्र भारत ने निरक्षरता उन्मूलन और सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य सामने रखे हैं। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण के विकास के लिए विशेष उपाय अपनाए गए हैं, परंतु हम देखते हैं कि योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद भी शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। गरीबी हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु अमीर और गरीब में खाई और विस्तृत होती जा रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। परंतु आज भारत निश्चित रूप से परंपरा से आधुनिकता की ओर अग्रसर है। फिर इसकी अगली विशेषता है बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। M.N. श्रीनिवास ने उचित लिखा है कि ब्रिटिश पूर्व भारतीय समाज परंपरागत समाज कहा जाता है, जो स्वभाव में हमें स्थिर दिखाई देता है, परंतु यदि और गहराई से अध्ययन किया जाए तो इस बात के प्राय प्रमाण मिलते हैं कि इस परंपरागत संरचना में भी जातियों के लिए स्थानीय सोपान क्रम में ऊपर या नीचे गतिशीलता करने के अवसर विद्यमान थे। श्रीनिवास ने निम्न जातियों में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया तथा उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा निम्न जातियाँ जातीय संस्करण में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है, संस्कृतिकरण कहा। उन्होंने इस प्रकार की गतिशीलता के प्रमुख आधारों का भी उल्लेख किया है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: पश्चिमी शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां, आमदनी के नगरीय साधन, वयस्क मताधिकार, पंचायती राज, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए ग्राम पंचायत से लेकर संघीय संसद तक सभी निर्वाचित संगठनों में सुरक्षित रहना, सुरक्षित स्थान, संचार के साधनों में वृद्धि, निम्न जातियों में प्रजातंत्रीकरण एवं राजनीतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, आधुनिकीकरण तथा निम्न जातियों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक गतिशीलता की गति और भी तीव्र हो गई है। भारत में प्रजातंत्र की स्थापना, जो समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है, ने भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे में परिवर्तन के द्वार खोल दिए हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं राजनीतिकरण की प्रक्रियाओं ने सामाजिक गतिशीलता की मात्रा और अवसरों को बढ़ा दिया है। परंपरागत भारतीय समाज में सांस्कारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति तथा शक्ति परिस्थिति समायोजित रूप में थी, अर्थात जो सांस्कारिक दृष्टि से ऊंची परिस्थिति में था वह आर्थिक और शक्ति की दृष्टि से भी ऊंची परिस्थिति में था। योगेंद्र सिंह जी ने सही लिखा है कि सामाजिक विधान, शिक्षा, औद्योगिकरण, जनतंत्रीकरण, नगरीकरण के प्रभावों से शक्ति,
अर्थ और सांस्कृतिक उच्चता का यह समायोजन अब टूटने लगा है। हार्डग्रेव, कोठारी, रुडोल्फ श्रीनिवास और दुबे के अध्ययनों ने एक और महत्वपूर्ण सामाजिक गतिशीलता के रूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाति संघों का निर्माण हो रहा है, जो सचेतन प्रयासों द्वारा सामूहिक रूप से आरोही गतिशीलता की ओर अग्रसर हैं। जाति संघ राजनीति के साथ गठबंधन द्वारा जातीय हितों की पूर्ति करने में क्रियाशील है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं जातियों के महासंघ भी बन रहे हैं। उनमें कई ऐसी जातियां जो पहले अलग अलग थी, एक ही मंच पर एकत्र हो रही हैं। M.N. श्रीवास ने उचित ही लिखा है कि भूतकाल में जातियों के एक दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र थी और अब एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र है। नए श्रेणी के अमीरों ने अपने रहन सहन की पद्धति को एक विशिष्ट स्तर प्रदान किया है। मध्यम श्रेणी के लोग इस स्तर को पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें कठिन स्थिति में डाल दिया है। विकास योजनाओं का लाभ अधिकतर पहले से समृद्ध व्यक्तियों को ही मिल पाया है और बहुत बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोग इन योजनाओं से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर हुए हैं और इसीलिए इनके बीच की खाई और अधिक बढ़ती जा रही है। रुडोल्फ ने भारत में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिशीलता का विस्तृत अध्ययन किया है। इनके अनुसार भारत में आधुनिकीकरण की नींव अंग्रेजों ने रखी, क्योंकि उन्होंने ही भारत को नई अर्थव्यवस्था और राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रेस तथा नवीन शिक्षा प्रणाली ने भारत में एक नए शिक्षित वर्ग को जन्म दिया। आवागमन, संचार साधनों, नवीन प्रविधियों आदि ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी तथा भारतीय गांवों, जो परंपरागत रूप से विस्तृत जगत से पृथक थे, को नगरों के साथ जोड़ दिया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भी जाति व्यवस्था पर आधारित परंपरागत भारतीय समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को प्रोत्साहन दिया। एक और जाति व्यवस्था में परंपरागत ग्रामीण संरचना को बनाए रखने में सहायता दी है, तो दूसरी ओर इसने प्रजातंत्र को भी दृढ़ता प्रदान की है। इस तरह से हमने इसके भारतीय समाज के कुछ विशिष्ट लक्षण, जो कि अब आधुनिक समय में हमें देखने को मिल रहे हैं, यह अगले कुछ और लक्षण हम अपने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।